हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। आई एम सी ए वत्सल शाह। फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। एंड यू नो वेरी वेल द नेम ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इज नथिंग बट इंटेंजिबल असेट्स। क्लियर? सबसे पहले मैं आपको जस्ट एक बेसिक मीनिंग समझा दूँ एंड उसके बाद ये प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 को स्टार्ट करें। लेक्चर में मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं, मैं यहाँ पे जितना भी ब्लैक इंक से लिख रहा हूँ वो लिखना नहीं है, वो जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बॉडी वर्क जैसा है। रेड इंक में मैं पूरे आपको नोट्स लिखा होगा, वही आपको लिखना है। सबसे पहले मुझे आपको वो समझाना है कि इंटेंजिबल असेट भाई एक असेट है, तो उसके लिए पहले तो आपको वो असेट का मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ एन असेट। तो असेट का मतलब था कि असेट मीन्स एनी रिसोर्स विच इज ओन्ड और controlled by enterprise, which is owned or controlled by enterprise as a result of a past event, as a result of past event। ये आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आराम से लिखवाऊंगा। from which future economic benefit is expected। क्लियर? ये डेफिनेशन हमने बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में देखा था। हमने जब AS10 किया था तभी भी ये डेफिनेशन देखा था। हमने जब AS2 इन्वेंट्री किया था तभी भी हमने ये डेफिनेशन देखा था। असेट मींस एन रिसोर्स व्हिच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइज एज अ रिजल्ट ऑफ अ पास्ट इवेंट फ्रॉम व्हिच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड। असेट को एक चीज होना चाहिए जिस पर आपकी ओनरशिप होना चाहिए और कंट्रोल होना चाहिए। ओनरशिप एंड नहीं लिखा है, ओनरशिप और लिखा है। दोनों में से कोई भी एक चीज होगा तो भी चलेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ अ पास्ट इवेंट, उसका मतलब व्हाट? बैलेंस शीट डेट या उनसे पहले आपने उसको परचेस करके रखा है, प्रोड्यूस करके रखा है, डेवलप करके रखा है, कुछ भी हो सकता है। और उसको यूज करोगे तो आपको फ्यूचर में कुछ फायदा होने वाला है। क्लियर? ऐसा आपको लग रहा है। इट इज प्रोबेबिलिटी दैट आपका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको एक्सपेक्टेड है। अगर ये बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दे तो वो चीज हमारे लिए क्या होने वाला है? असेट होने वाला है। असेट में कहने से हम दो मेन बाइफर्केशन करते हैं, दैट इज नथिंग बट द नॉन करंट असेट एंड द करंट असेट। नॉन करंट असेट में भी बहुत सारी चीज होता है, पर उसमें से मुझे आज दो टॉपिक मेन लेना है। एक होता है टेंजिबल फिक्स असेट एंड एक होता है इंटेंजिबल असेट। फ्रेंड्स, टेंजिबल असेट के लिए, टेंजिबल फिक्स असेट के लिए रादर हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ऑलरेडी पढ़ के रखा है एंड उसमें उसका प्रॉपर अकाउंटिंग भी हमने करके रखा है। अब अगर वो इंटेंजिबल असेट है तो वो इंटेंजिबल असेट है तो वो कवर कहां पे करना है? उसका अकाउंटिंग आपको करना पड़ेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में। सबसे पहले मुझे आपको वो समझाना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंजिबल असेट। जब ये मैं बोल रहा हूं इंटेंजिबल असेट तो कहने से बहुत सारे लोग बेसिक डेफिनेशन बोल रहे हैं कि इंटेंजिबल असेट मतलब कुछ नहीं, विच इज नॉट सीन एंड विच इज नॉट टच, पर ऐसा नहीं होता है। डेफिनेशन कुछ अलग है। इंटेंजिबल असेट मींस एनी आइडेंटिफाइबल। वर्ड फोकस करना है, एक एक वर्ड पर आज डिटेल डिस्कस करना है। नॉन मॉनेटरी असेट, आपने एक मॉनेटरी जैसा कुछ सुन के रखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में। नॉन मॉनेटरी असेट without physical substance held for consumption in production of goods, rendering of services, rental to others। clear? held for consumption in production of goods, rendering of services और rental to others, वो चीज आपके लिए क्या होने वाला है? तक इंटेंजिबल असेट। डेफिनेशन में फिर से बोल दूं, इंटेंजिबल असेट मींस एनी आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी असेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हेल्ड फॉर कंजम्पशन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और फॉर रेंटल टू अदर्स। सबसे पहले आपको ये मीनिंग देखना पड़ेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइडेंटिफाइबल। आइडेंटिफाइबल मतलब उसका कुछ सेपरेट एग्जिस्टेंस होना चाहिए। सेपरेट एग्जिस्टेंस होना चाहिए मतलब व्हाट? वो असेट में कैपेसिटी है कि उसको आप अलग से सेल कर सकते हो, अलग से उसको लेट आउट कर सकते हो, अलग से उसको एक्सचेंज कर सकते हो, तो वो चीज आपके लिए क्या होगा? आइडेंटिफाइबल असेट है। मैं सिंपल आपको बोल दूं, गुडविल को सेल कर सकते हो? आंसर इज यस, गुडविल को हम सेल कर सकते हैं। पेटेंट किसी को सेल कर सकते हो? आंसर इज यस, पेटेंट किसी को सेल कर सकते हो। आपका पेटेंट या आपका कॉपीराइट किसी को रेंट पर भी दे सकते हो? आंसर इज यस, आपका पेटेंट के कॉपीराइट आप किसी को रेंट पर दे सकते हो। गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, वो सब कुछ हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं। आंसर इज यस, हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब वो चीज आपके लिए क्या होना चाहिए? आइडेंटिफाइबल असेट होना चाहिए। छोटे थे तो आपको एक कंसेप्ट सिखाया था, दैट इज नथिंग बट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एंड आप क्या बोलते थे, वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को जो अनरिटन ऑफ है उसको क्या मानते थे? एक
फिक्टिशियस असेट की तरह ट्रीट करते थे। क्लियर? एंड वहां पे आपको ऐसा सिखाते थे कि ऑल फिक्टिशियस असेट्स आर एन इंटेंजिबल असेट बट ऑल इंटेंजिबल असेट्स आर नॉट अ फिक्टिशियस असेट। फ्रेंड्स, ये फिक्टिशियस असेट का कंसेप्ट आज की तारीख में रिमूव हो गया है। मतलब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है कि आपका कोई भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, अब जिस साल में खर्चा करो उसी साल में उसको एज अ पीएनएल में एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर लेने का। उसका रीजन बोलूं, आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को सेल कर सकते हो, आंसर इज नो। आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को लेट आउट मतलब रेंट पर दे सकते हो, आंसर इज नो। आप आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट किसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हो, आंसर इज नो। अगर एक भी आंसर यहां पे यस नहीं मिल रहा है तो सिंपल वो असेट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है ही नहीं। एंड अगर वो असेट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं है उसका मतलब उसका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस ही नहीं है, एंड वो मेरा इंटेंजिबल असेट का एक बेसिक डेफिनेशन का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है, तो वो आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस था कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, हम उसको कभी भी इंटेंजिबल असेट की तरह ट्रीट करने वाला नहीं है। दूसरा लिखा है वहां पे दैट इज नथिंग बट द नॉन मॉनेटरी असेट। एक्चुअली डेफिनेशन देखो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नॉन मॉनेटरी असेट। तो नॉन मॉनेटरी असेट की डेफिनेशन ऐसी है, दिस इज नथिंग बट अदर देन मॉनेटरी असेट। मैंने बोला मॉनेटरी असेट की डेफिनेशन कहां पे दिया है, तो उन्होंने बोला मॉनेटरी असेट के लिए आपको जाना पड़ेगा AS11 में। याद करो मैंने आपको AS11 में मॉनेटरी आइटम सिखाया था, एंड मैं वहां पे आपको बोलता था हर एक फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन को इनिशियली आपको स्पॉट रेट पर रिकॉर्ड करना है, पर एवरी फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम को आप बैलेंस शीट डेट पर क्लोजिंग रेट पर कन्वर्ट करते थे। एंड जब भी आप क्लोजिंग रेट पर कन्वर्ट करो तो वहां पे आपका कोई भी फॉरेन एक्सचेंज का लॉस के गेन आता था, वो फॉरेन एक्सचेंज लॉस के गेन हम ट्रांसफर कहां पे कर देते थे, पीएनएल में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मॉनेटरी आइटम एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11? तो मैं यहाँ पे वो बोलता था एनी असेट और लायबिलिटी, मॉनेटरी आइटम सिखा रहा हूँ, मॉनेटरी असेट नहीं सिखा रहा हूँ। एनी असेट और लायबिलिटी एंड अमाउंट इज फिक्स्ड अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट। एंड मैं आपको बोल रहा था कि उसके एग्जाम्पल थे, डेटर था, क्रेडिटर था, बिल रिसीवेबल है, बिल्स पेएबल है, लोन है, बोरोइंग है, ये सब कुछ किसके एग्जाम्पल थे, तो आपके फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम। यहाँ पे लिखा है कि वो नॉन मॉनेटरी होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, अदर देन मॉनेटरी होना चाहिए, मतलब वो मॉनेटरी आइटम की डेफिनेशन में कहीं पे भी फॉल नहीं होना चाहिए। विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, यहाँ पे आपका फेवरेट लिख सकते हो, विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच। उसको आप देख नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते। और उसका यूज कहां पे होगा, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, सर्विसेज को रेंडर करने के लिए, या किसी को रेंट पर देने के लिए उसका यूज कर सकते हो। तो वो चीज आपके लिए क्या हो सकता है, इंटेंजिबल असेट हो सकता है। रिपीट कर दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन असेट? असेट मीन्स एनी रिसोर्स which is owned or controlled by an enterprise as a result of a past event from which future economic benefit is expected. And what is the meaning of the intangible asset? Intangible asset means any identifiable non-monetary asset without physical substance held for consumption in production of goods, rendering of services or rental to others. अब कहने से हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉन एप्लीकेबिलिटी है, तो आपका AS26 कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता। अगर आपका कोई भी फाइनेंशियल असेट है तो आपका AS26 एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, अगर आप चेक करो फाइनेंशियल असेट के बाद अगर आपका कोई भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है आपका पॉलिसी होल्डर के साथ, मतलब स्पेसिफिकली बोल रहा है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, उनके वहां पे आपका ये एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड, अगर कोई भी आपके पास मिनरल राइट्स है या नेचुरल रिसोर्सेज है, मतलब एक्सप्लोरेशन एंड इवेल्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज करो, तो वहां पे भी आपका AS26 एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड फोर्थ, जहां पे स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वहां पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा। सर समझाओ, अगर कोई भी इंटेंजिबल असेट हेल्ड फॉर सेल है तो वहां पे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एप्लीकेबल करता है, अप्लाई करते हैं। क्लियर? दूसरा चीज समझो, अगर आपका कोई भी डेफर्ड टैक्स असेट है, एंड अगर डेफर्ड टैक्स असेट है तो हम वहां पे कौन सा अप्लाई करते हैं, AS कौन सा था, 22 था। क्लियर? उसके बाद अगर आपका कोई भी लीज है, लीज का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहां पे हम कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करते थे, AS19 अप्लाई करते थे। बाद में याद करो, आपका गुडविल जनरेट होता था। गुडविल कब जनरेट होता था? एक इन द केस ऑफ अमालगमेशन भी जनरेट होता था, एंड एक इन द केस ऑफ कंसोलिडेशन भी जनरेट होता था। याद करो, आपको अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस है, तो जब सामने वाले का नेट एसेट 100 है, बट अगर आप उसको पेमेंट करते हो 120 रुपए का, तो ऊपर के 20 रुपीज को आप गुडविल की तरह ट्रीट करते थे, तो वो जो गुडविल कवर होगा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में कवर होगा। अच्छा, कंसोलिडेशन के टाइम भी पता है आपको, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जब कैलकुलेट करते थे तो वहां पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से प्री एक्विजिशन शेयर माइनस करके जो गुडविल का कैलकुलेट करते थे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में कवर होगा। ये सारी जगह पे आपको AS26 अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलो,
मेरे साथ तीन चीज मुझे फिर से याद करवा दो। सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का नाम था इंटेंजिबल असेट, दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल एंटिटीज। What is the meaning of an asset? तो asset means in the resource which is owned or controlled by an enterprise as a result of a past event from which future economic benefit is expected. What is the meaning of intangible asset? Intangible asset means any identifiable non-monetary asset without physical substance held for consumption in production of goods or rendering of services or rental to others. उसके बाद मैंने आपको समझाया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफाइबल। आइडेंटिफाइबल मतलब कुछ नहीं, विच मीन्स कैपेबल टू सेल, कैपेबल टू लेट आउट, कैपेबल टू एक्सचेंज। क्लियर। नॉन मॉनेटरी मतलब अदर देन मॉनेटरी, एंड मॉनेटरी के डेफिनेशन ऑलरेडी दिया है कहाँ पे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में, एंड वहाँ पे लिखा है कि मॉनेटरी आइटम इज नथिंग बट एनी असेट और लायबिलिटी अमाउंट इज फिक्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, एंड उसका जो सेटलमेंट होने वाला है वो फॉरेन करेंसी में होने वाला है, तो हम उसको क्या बोलते थे, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम बोलते थे। विदाउट फिजिकल सब्सटेंस मतलब विच कैन नॉट बी सीन एंड विच कैन नॉट बी टच। दूसरा चीज मैं बोल दूं, चार जगह पे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कोई भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है विथ पॉलिसी होल्डर, फाइनेंशियल असेट है, मिनरल राइट्स एंड आपका नेचुरल रिसोर्सेज है, एंड जहाँ पे भी स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है। उसके मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए थे। अगर कोई भी इंटेंजिबल असेट हेल्ड फॉर सेल है, लाइक मैं टैली का सॉफ्टवेयर में बेच रहा हूँ, तो वो मेरे लिए एक्चुअली है, वो टैली का सॉफ्टवेयर इज एन इंटेंजिबल असेट, पर वो इंटेंजिबल असेट वो मेरा बिजनेस का रूटीन पार्ट है, एंड अगर बिजनेस का पार्ट है, इफ इट इज अ हेल्ड फॉर सेल, तो वहां पे मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एप्लीकेबल होगा। डेफर्ड टैक्स असेट एक्चुअली आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो डेफर्ड टैक्स असेट के लिए स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, तो वहां पे भी आपका अप्लाई नहीं होगा। तीसरा था लीज, लीज में AS19 आपको अप्लाई करना है, एंड अगर कोई भी गुडविल जनरेट होता है एट द टाइम ऑफ अमालगमेशन और गुडविल जनरेट होता है एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन, तो रिस्पेक्टिवली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 आपका अप्लाई होने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं आपको क्लैरिफिकेशन दूं, आपको आपकी बुक में इंटेंजिबल असेट कब रिकॉर्ड करना है, कब रिकॉर्ड करना है, इसीलिए उसको बोलते हैं कि ये आपके लिए रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है। कौन सा क्राइटेरिया है, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। यानी समझो वहां पे लिखा है दो कंडीशन फुलफिल हो जाना चाहिए। एक तो इंटेंजिबल असेट का कॉस्ट आपको रिलायबली मेजरेबल होना चाहिए, एंड दूसरा आपको इंटेंजिबल असेट में से कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है। अगर ये दो कंडीशन अगर आपका फुलफिल हो रहा है तो ही, अच्छा एक मिनट, दोनों कंडीशन के बीच में एंड होगा कि और होगा, तो कहने से फ्रेंड्स दोनों कंडीशन के बीच में एंड होगा। दोनों कंडीशन अगर आपका फुलफिल हो रहा है तो सिंपल आप इंटेंजिबल असेट को आपकी बुक में रिकॉर्ड कर सकते हो। क्लियर। एक काम करें, पहले इतनी थियरी लिख दे एंड उसके बाद हम आगे टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स टाइटल लगाओ, फर्स्ट टाइटल that is nothing but asset, एंड वहां पे लिखो, आपको आता ही है, हाँ जितना आता है तो वो सुनने का नहीं, डायरेक्टली लिखना चालू कर देने का। asset means any resource which is owned or controlled by an enterprise. Third, as a result of a past event, and fourth, from which future economic benefit it is expected. क्लियर। ये डेफिनेशन मैंने बहुत बार ऑलरेडी लिखा है। दूसरा लिखो, दैट इज नथिंग बट इंटेंजिबल असेट, एंड वहां पे लिखो इंटेंजिबल असेट मीन्स any identifiable non monetary asset
without physical substance. Any identifiable non-monetary asset without physical substance held for consumption of held for consumption in production of goods, rendering of services, or rental to others. क्लियर, परफेक्ट। अब एक एक का मीनिंग हमको लिखना पड़ेगा, तो हम सबसे पहले लिखते हैं दैट इज नथिंग बट आइडेंटिफाइबल। तो वहां पे लिखो आइडेंटिफाइबल मीन्स separate existence of the asset is required, which means capable to sell, capable to sell, let out, ब्रैकेट में लिख सकते हो, अगर लेट आउट पता नहीं है तो रेंट, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूट द स्पेसिफिक फ्यूचर economic benefit attributable to that intangible asset। क्लियर, वो एक अलग से सेल कर सकते हो, किसी को रेंट पर दे सकते हो, किसी के साथ एक्सचेंज भी कर सकते हो। आइडेंटिफाइबल के बाद लिखो नॉन मॉनेटरी असेट, लिखो नॉन मॉनेटरी मीन्स non-monetary asset means other than monetary asset। non-monetary asset means other than monetary asset, clear। and वहां पे लिखो monetary asset means any asset of which amount is fixed under the contract, amount is fixed under the contract। फ्रेंड्स सब कुछ मैंने आपको समझा के रखा है, amount is fixed under the contract, क्लियर। एंड तीसरा लिखना है without physical substance, without physical substance, clear। तो वहां पे लिखो without physical substance, it means which cannot be seen and
कैन नॉट बी टच। क्लियर? चलो मेरे साथ दो डेफिनेशन फिर से बोलते। बोला क्या था? असेट मींस द रिसोर्स which is owned or controlled by an enterprise as a result of a past event from which future economic benefit is expected. And what is the meaning of the intangible asset? Intangible asset means any identifiable non-monetary asset without physical substance held for consumption in production of goods or rendering of services or rental to others. जब मैं बोल रहा हूँ आइडेंटिफाइबल मतलब विच मीन्स कैपेबल टू सेल, कैपेबल टू लेट आउट एंड कैपेबल टू एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी मतलब व्हाट अदर देन मॉनेटरी, एंड विदाउट फिजिकल सब्सटेंस मतलब व्हाट विच कैन नॉट बी सीन एंड विच कैन नॉट बी टच। क्लियर? अब हम लिखते हैं दैट इज नथिंग बट नॉन एप्लीकेबिलिटी। तो टाइटल लगाओ नॉन एप्लीकेबिलिटी। टोटल नॉन एप्लीकेबिलिटी 4 है, तो उसमें लिखो फर्स्ट एनी इंटेंजिबल असेट is covered by another accounting standard। तो वहाँ पे आपका AS26 एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर किसी को एग्जाम्पल लिखना है तो लिखो, एग्जाम्पल में ए करके लिखो, इंटेंजिबल असेट हेल्ड फॉर सेल, तो वहाँ पे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एप्लीकेबल होगा। क्लियर? दूसरा लिखो दैट इज नथिंग बट डेफर्ड टैक्स असेट, तो वहाँ पे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 एप्लीकेबल होगा। तीसरा लिखो गुडविल in the case of goodwill in the case of amalgamation in the nature of purchase, तो वहाँ पे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अमालगमेशन आएगा। एंड चौथा लिखो that is nothing but goodwill at the time of consolidation तो वहाँ पे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 आएगा। क्लियर? मतलब सिंपल है, मेरा पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। जहाँ पे भी स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो वहाँ पे आपको AS26 अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आपका फाइनेंशियल असेट्स पर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। तीसरा दैट इज नथिंग बट मिनरल राइट्स है कि नेचुरल रिसोर्सेस है, मिनरल राइट्स और नेचुरल रिसोर्सेस वहाँ पे मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड द फोर्थ कौन सा था? बोलो, याद करो। फाइनेंशियल असेट आ गया, मिनरल राइट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेस आ गया, एंड जहाँ पे भी स्पेसिफिक वाला था। बोलो, चौथा अभी भी बाकी है। मैं देखो आपको याद है कि नहीं है, जल्दी सोचो। स्पेसिफिक वाला मैंने बोल दिया है, फाइनेंशियल असेट्स वाला बोल दिया है, मिनरल राइट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेस वाला भी मैंने बोल दिया है। क्लियर? तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स वाले को भी आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। डन? अभी तक का मैंने जो भी पढ़ा है वो मुझे एक बार याद करवा दो। सबसे पहले मैंने समझा था असेट। असेट मींस एज अ रिसोर्स व्हिच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइज एज अ रिजल्ट ऑफ अ पास्ट इवेंट फ्रॉम व्हिच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड। What is the meaning of the intangible asset? Intangible asset means any identifiable non-monetary asset without physical substance held for consumption in production of goods or rendering of services. जब मैं बोल रहा हूँ आइडेंटिफाइबल विच मीन्स कैपेबल टू सेल, कैपेबल टू लेट आउट एंड कैपेबल टू एक्सचेंज। जब मैंने बोला नॉन मॉनेटरी मतलब व्हाट क्या हुआ अदर देन मॉनेटरी। एंड जब मैंने बोला था विदाउट फिजिकल सब्सटेंस मतलब विच कैन नॉट बी सीन एंड विच कैन नॉट बी टच। 4 जगह पे हम AS26 को अप्लाई करने वाले नहीं है। एक जहाँ पे भी स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, उसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था। अगर कोई भी इंटेंजिबल असेट आपका हेल्ड फॉर सेल है तो वहाँ पे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एप्लीकेबल होगा। डेफर्ड टैक्स असेट है
तो AS22 एप्लीकेबल होगा। अमालगमेशन है में के टाइम अगर कोई भी गुडविल जनरेट होता है तो वहाँ पे AS14 एप्लीकेबल होगा, एंड कंसोलिडेशन के टाइम अगर कोई भी गुडविल जनरेट होता है तो वहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 एप्लीकेबल होगा। फाइनेंशियल असेट्स को एप्लीकेबल नहीं होगा, मिनरल राइट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज को भी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कोई भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स है स्पेसिफिकली फॉर बोल रहा हूँ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, तो वहाँ पे भी आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आपका अप्लाई होने वाला नहीं है। क्लियर? इतना ध्यान में रख के ही आपको आगे जाने का। अब मैं बोल रहा हूँ दैट इज नथिंग बट इंटेंजिबल असेट का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। याद करो दो चीज था तो ही आप आपकी बुक में इंटेंजिबल असेट को रिकॉर्ड कर सकते हो। एक कौन सा? तो सिंपल आपका कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल होना चाहिए, एंड दूसरा कौन सा? आपको एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि इंटेंजिबल असेट में से कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर टाइटल लगा दो इंटेंजिबल, ऐसा नहीं लिखना है, टाइटल डायरेक्टली लगा दो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, एंड वहां पे लिखो फर्स्ट कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल असेट, cost of intangible asset should be measured reliably, and second it is expected that an entity will get future economic benefit from intangible asset। क्लियर? आपको एक्सपेक्टेड है कि आपको उसमें से कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है तो ही आप रिकॉर्ड कर सकते हो, वरना आप रिकॉर्ड कर सकते हैं नहीं हो। डन? अब फ्रेंड्स आगे का टॉपिक चालू करें। अब फ्रेंड्स हमने रिकॉग्निशन क्राइटेरिया तो देख लिया। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया के बाद हमको अब ये चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअली इंटेंजिबल असेट में से हम जब असेट को रिकॉर्ड करें तो कितनी पॉसिबिलिटीज है। अब आपको लिखना नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो इंटेंजिबल असेट में आपकी बैलेंस शीट में वो कैसे आ सकता है। तो एक तो आप क्या करो, इंटेंजिबल असेट को परचेस करो। इंटेंजिबल असेट को परचेस नहीं करना है तो एक काम करो, इंटेंजिबल असेट को लीज पर ले लो। और इंटेंजिबल असेट को अगर लीज पर नहीं लेना है तो दूसरा ये भी कर सकते हो, तो एक इंटेंजिबल असेट को आप क्या कर दो, सेल्फ डेवलप कर दो। एंड इंटेंजिबल असेट को अगर सेल्फ डेवलप करोगे तो उसके बाद ये भी पॉसिबिलिटी है कि इंटेंजिबल असेट को आप क्या कर दो, तो क्या एक्सचेंज पर ले लो। फ्रेंड्स एक्चुअली हर एक टॉपिक हमने कवर करके रखा है। सेम रूल एप्लीकेबल होगा अगर इंटेंजिबल असेट को परचेस करोगे तो जो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 10 में किया था, सेम रूल यहाँ पे फॉलो करना है। इंटेंजिबल असेट अगर लीज में लोगे तो वो AS19 में कवर होगा, वो अभी भी हमारा बाकी है, वो बाद में करवाऊंगा। इंटेंजिबल असेट को जब भी सेल्फ डेवलप करोगे तो भी जो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में जो किया था वो सेम रूल आपको फॉलो करना है। एंड इंटेंजिबल असेट को अगर एक्सचेंज करोगे तो भी आपको सेम रूल जो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में किया था वो सेम करना पड़ेगा। क्लियर? मुझे तो आपको ऑफिशियली एक बार समझाना पड़े। अगर फ्रेंड्स आप इंटेंजिबल असेट को परचेस करोगे तो आपको आपकी बुक में इंटेंजिबल असेट में कौन कौन सा खर्चा असेट की कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। एक तो कहना से अगर कोई भी परचेस प्राइस है वो तो आएगा ही आएगा। परचेस प्राइस के बाद कहना से अगर आपके कोई भी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है उसको भी यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, अगेन मैं सेम चीज वहां पे भी बोला था, फिर से बोल दूं, अगर कोई भी ड्यूटी और टैक्सेस परचेस प्राइस में इंक्लूडेड है जिसका क्रेडिट के रिफंड अगर आपको मिलने वाला है तो आपको माइनस कर देने का। क्रेडिट का रिफंड अगर मिलने वाला नहीं है तो आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? वो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस के लिए वही हो गया। अच्छा, कोई भी ट्रेड डिस्काउंट है तो आप माइनस करोगे, पर कैश डिस्काउंट है तो माइनस करने वाले नहीं हो। दूसरा चीज दैट इज नथिंग बट एनी कॉस्ट इनकर्ड for bringing the intangible asset, for bringing intangible asset to its present लोकेशन एंड कंडीशन। याद है वैसा सेम लाइन हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में भी पढ़ा था
सिंपल अगर उसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो वो आपके लिए डायरेक्टली कोई बार अगर अट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है तो उसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। क्लियर? तो सिंपल या परचेस प्राइस में ही ध्यान रखना, बाकी इसमें कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, अगर कोई भी इंटेंजिबल असेट को कहने से अगर आप लीज पर लोगे तो वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 एप्लीकेबल होगा। दैट वाज अ डिफरेंट टॉपिक, अभी उसको छोड़ दो। सेकंड चीज, अब इंटेंजिबल असेट को अगर आप एक्सचेंज पर लो तो क्या होगा? कहने से अगर इंटेंजिबल असेट को अगर आप एक्सचेंज पर लेते थे तो सिंपल मैं एक्सचेंज का रूल बोल दूं, हमने एस 10 में किया था, फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन और फेयर वैल्यू ऑफ असेट टेकन एंड विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट पर आपको असेट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जो अभी भी बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे कुछ नया पढ़ाने वाला नहीं हूं, जो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में किया था वो सेम चीज आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। क्लियर? फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन और टेकन विच एवर इज, जो भी आपके लिए मोर क्लियरली एविडेंट है उसके हिसाब से आप आपके बुक में असेट को रिकॉर्ड कर दोगे। तो अगर एक्सचेंज पर करोगे तो फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन और टेकन विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट वाला रूल फॉलो करोगे। क्लियर? सिंपल था ये, इसमें भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब फ्रेंड्स, इंटेंजिबल असेट के लिए कहना है आपको ग्रांट में मिल सकता है, तो AS12 एंड AS26 को भी कंबाइन करें। मैं बोलता था ग्रांट में टोटल दो टाइप हो सकते हैं। एक होता है दैट इज नथिंग बट अ नॉन मॉनेटरी ग्रांट एंड दूसरा होता है दैट इज नथिंग बट अ मॉनेटरी ग्रांट। नॉन मॉनेटरी ग्रांट मतलब कहना है समथिंग इन काइंड एंड मॉनेटरी ग्रांट मतलब कहना है समथिंग इन कैश। ये भी हमने AS12 में कवर किया था ना। अगर कोई भी इंटेंजिबल असेट अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे, सर ऐसा होता है? हाँ, एक एग्जांपल दो। चलो मान लो मेरी कंपनी का नाम वोडाफोन है एंड कोई भी इन कंपनीज को अगर इंडिया में टेलीकॉम का बिजनेस करना है तो गवर्नमेंट के पास से लाइसेंस लेना पड़े। दैट लाइसेंस इज नथिंग बट इंटेंजिबल असेट फॉर दैट कंपनी। अगर मान दो गवर्नमेंट मुझे ऐसा बोले ये पर्टिकुलर विलेजेस में आप आपका टेलीकॉम का नेटवर्क एस्टैब्लिश करो, वह पर्टिकुलर प्लेस पर बिजनेस करने का हम आपको लाइसेंस फ्री में देते, तो कहने से उन्होंने मुझे जो लाइसेंस दिया वो कहने से लाइसेंस इंटेंजिबल असेट था जो मुझे फ्री में मिला, तो मुझे मेरी बुक में इंटेंजिबल असेट तो रिकॉर्ड करना है, पर कहने से मैं क्रेडिट कर दूंगा टू कैपिटल रिजर्व बिकॉज मैंने उसके लिए पेमेंट नहीं किया था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में मैंने सिखाया आपको, जब भी आप इंटेंजिबल असेट अगर कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट पर मिलता है तो उसको आपको नॉमिनल अमाउंट मतलब कहने से 100 रुपए पर रिकॉर्ड कर देना चाहिए। मॉनेटरी ग्रांट कोई भी इंटेंजिबल असेट के लिए मिले, मान लो 100 रुपए की इंटेंजिबल असेट आपने अक्वायर किया, अगर आपको सामने 30 रुपीज की ग्रांट दे रहे हैं, देर आर टू पॉसिबिलिटी, आपको दोनों में से जो ऑप्शन सिलेक्ट करना है करो। आइदर इंटेंजिबल असेट की वैल्यू में से रिड्यूस करो, नेट इंटेंजिबल असेट कितने का दिखाओ, 70 का दिखाओ। अगर वो नहीं करना है तो कहने से 30 रुपीज को आप क्रेडिट कर देते थे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में से आपको पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, वो कौन से रेशियो में ट्रांसफर करोगे, तो इन द रेशियो ऑफ अमोर्टाइजेशन। अगेन बोल रहा हूं इसमें भी ज्यादा टाइम वेस्ट करना जैसा नहीं है बिकॉज हमने ऑलरेडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में किया था। दूसरी चीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 को कंबाइन करें, मतलब देर आर वेरियस असेट्स जहां पे वो आपके लिए टेंजिबल असेट प्लस इंटेंजिबल असेट का कॉम्बो होगा। सर अब दो एग्जांपल दे दो, लाइक समझाओ। टेली का सॉफ्टवेयर है ना, वो मान लो 20,000 रुपीज का है, पर 20,000 रुपीज में वो लोग मुझे दो चीज दे रहे हैं। वो सॉफ्टवेयर कहने से कोई सीडी में इंस्टॉल करके दिया होगा, वो सीडी को मैं देख सकता हूं, तो सीडी एक्चुअली मेरे लिए कौन सी असेट हो गई, तो सीडी मेरे लिए टेंजिबल असेट हो गई। एक कच मिनट, ये सीडी जो हुई वो मेरे लिए कौन सी असेट हुई, तो क्या टेंजिबल असेट हुई। पर वो सीडी में जो मेरा सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर कहने से एक्चुअली चेक करो तो वो आपके लिए कौन सा असेट हुआ, तो कि इंटेंजिबल असेट हुआ। मैंने पूछा कि अगर मुझे जस्ट सीडी चाहिए तो कितने का होता, उन्होंने बोले सीडी का 100 रुपए है, पर इंटेंजिबल असेट जो टेली का सॉफ्टवेयर है ना वो 19,900 है। हाँ, दिमाग चले तो सिंपल, दिस इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ द टेंजिबल एंड इंटेंजिबल असेट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोल रहा है ऐसे सिचुएशन में आपको टेंजिबल एंड इंटेंजिबल का बाइफर्केशन तभी करने का अगर स्टोरेज डिवाइस का प्राइस मटेरियल है। कहने से यहां पे स्टोरेज डिवाइस मतलब सीडी हुआ, एंड 20,000 रुपीज के सामने सीडी का प्राइस जस्ट 100 रुपीज का था, तो सिंपल मुझे बोलने दो स्टोरेज डिवाइस का प्राइस मटेरियल नहीं है, तो आपने अभी जो ये टेंजिबल एंड इंटेंजिबल दो बाइफर्केशन किए, वैसे दो बाइफर्केशन करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। पूरा आपके लिए इन दिस सिचुएशन ये क्या होने वाला है, तो पूरा ये आपके लिए इंटेंजिबल असेट ही होने वाला है। क्लियर? यहां पे लिख दो
ये मेरे लिए पूरे पूरा क्या होने वाला है, तो कि इनटेंजिबल असेट। यहाँ पे कुछ आपको टेंजिबल प्लस इनटेंजिबल का बाइफरकेशन करने की जरूरत नहीं है, रीजन स्टोरेज डिवाइस का प्राइस मटेरियल नहीं था। क्लियर। दूसरा, मैं मेरे वहां पे कुछ ईआरपी जैसा इंस्टॉल करवा रहा हूँ, एंड ईआरपी इंस्टॉल करवाने के लिए डेटा स्टोरेज के लिए मुझे कोई बड़ा डेटा स्टोरेज, आपको क्या बोलते हैं उसको, हार्ड डिस्क जैसा कुछ लेना पड़ा। क्लियर। मैंने उसको बोला भाई इसमें से ईआरपी का कितना, एंड तू मुझे मेरे पास जो डेटा स्टोरेज के लिए तो एक स्पेशल जो मुझे हार्ड डिस्क देने वाला है उसका कितना। उन्होंने बोला टोटल 6 लाख रुपए का दोनों का कंबाइंड प्राइस है, पर 6 लाख रुपए में चेक करो तो 5 लाख रुपए ईआरपी का है एंड लाख रुपए का किसका रुपए ले रहा हूं मैं, हार्ड डिस्क का। तो इन दिस सिचुएशन चेक करो, 6 लाख रुपए में से 1 लाख रुपीज इट्स अ मटीरियल अमाउंट, एंड इफ इट इज अ मटीरियल अमाउंट तो सिंपल दोनों अलग अलग बाइफरकेशन करूंगा। ये ईआरपी को मैं इनटेंजिबल असेट की तरह ट्रीट करूंगा, एंड ये आपका जो हार्ड डिस्क है वो हार्ड डिस्क को मैं कैसे ट्रीट करने वाला हूं, तो ये हार्ड डिस्क को मैं टेंजिबल असेट की तरह ट्रीट करने वाला हूं। क्लियर। तो सिंपल इतना ध्यान रखने का, जब स्टोरेज डिवाइस की प्राइस अगर मटेरियल है तो दोनों को सेपरेट कैपिटलाइज करने का, पर अगर स्टोरेज डिवाइस के प्राइस अगर कैपिटल नहीं है तो पूरे पूरे को इंटेंजिबल असेट आप ट्रीट कर लोगे। अभी तक मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया, मैं एक बार फिर से याद करवा दूं। AS26 नाम था इंटेंजिबल असेट। What is the meaning of the asset? Asset means any resource which is owned or controlled by an enterprise as a result of a past event from which future economic benefit is expected. What is the meaning of the intangible asset? Intangible asset means any identifiable non-monetary asset without physical substance held for consumption in production of goods, rendering of services or rental to others. जब मैं बोल रहा हूँ identifiable, which means capable to sell, capable to let out and capable to exchange, which is a non-monetary मतलब other than monetary, without physical substance मतलब क्या था, which cannot be seen, which cannot be touched। 4 जगह पे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। पहला जहां पे भी स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, उसमें भी मैंने अगेन आपको 4 एग्जांपल दिया था। अगर कोई भी इंटेंजिबल असेट हेल्ड फॉर सेल है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एप्लीकेबल होगा। डेफर्ड टैक्स असेट है तो वहां पे AS22 एप्लीकेबल होगा। अगर कोई भी गुडविल क्रिएट हो रहा है एट द टाइम ऑफ अमालगमेशन तो वहां पे AS14 एप्लीकेबल होगा। अगर कोई भी गुडविल क्रिएट हो रहा है एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन तो वहां पे आपका AS21 एप्लीकेबल होने वाला है। दूसरा, फाइनेंशियल असेट्स पर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। तीसरा, दैट इज समथिंग बट मिनरल राइट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज है तो वहां पे भी एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। एंड अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए अगर कोई भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है विथ पॉलिसी होल्डर, वहां पे भी आपका ये एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। उसके बाद हमने असेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया लिख दिया था। इंटेंजिबल असेट आप आपकी बुक में तभी रिकॉर्ड कर सकते हो अगर उसका कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल है, एंड दूसरा आपको एक्सपेक्टेड है कि उसमें से कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है। दोनों के बीच में एंड था, दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तो ही आप रिकॉर्ड कर सकते हो, वरना आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आगे अगर कंटिन्यू करो, इंटेंजिबल असेट आपकी बुक में कैसे आ सकता है। अगर इंटेंजिबल असेट को परचेस करो तो आपको क्या क्या कैपिटलाइज करोगे, परचेस प्राइस, नॉन रिफंडेबल ड्यूटी एंड टैक्सेस, एंड अगर कोई भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। सिंपल उसको मैं आपको याद रखवाने के लिए बोल रहा हूँ, अगर कोई भी ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस करना पड़ेगा, पर कैश डिस्काउंट है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी ड्यूटी और टैक्सेस का क्रेडिट का रिफंड अगर मिलने वाला है तो माइनस कर देने का, पर क्रेडिट का रिफंड अगर मिलने वाला नहीं है तो आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में प्रोफेशनल फीस है, लीगल फीस है, वो सब कुछ आपका वहाँ पे इंक्लूड हो सकता है। अगर इंटेंजिबल असेट को आप एक्सचेंज करो तो इंटेंजिबल असेट को एक्सचेंज करने के लिए आपको सिंपल मैं बोल दूं क्या रूल था। अगर AS10 वाला फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन और टेकन विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट, उसके बाद भी मैं आपको याद कर रहा हूँ इंटेंजिबल असेट के लिए अगर कोई भी ग्रांट मिल रहा है तो जो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में किया था, नॉन मॉनेटरी ग्रांट को हम उसको नॉमिनल अमाउंट पर रिकॉर्ड करेंगे। मॉनेटरी ग्रांट के लिए आपके पास 2 चॉइस था, आइदर इंटेंजिबल असेट की कॉस्ट में से माइनस करो या क्या करो, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। जब भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एंड 26 का कॉम्बो है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टोरेज डिवाइस का प्राइस अगर मटेरियल है तो दोनों को अलग अलग, मतलब ये वाला एग्जांपल हो जाएगा। पर अगर स्टोरेज डिवाइस का प्राइस अगर मटेरियल नहीं है लाइक टैली सॉफ्टवेयर तो पूरे पूरे को इंटेंजिबल असेट ट्रीट कर देने का। क्लियर। अब मैं ये सब कुछ आपको लिखवा रहा हूं एंड बाद में नया टॉपिक चालू करेंगे। तो फ्रेंड्स टाइटल लगाओ, परचेस ऑफ एन इंटेंजिबल असेट। परचेस ऑफ इंटेंजिबल असेट। क्लियर। चलो वहां पे लिखो,
दैट इज नथिंग बट परचेस प्राइस. दूसरा लिखो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस. तीसरा लिखो दैट इज नथिंग बट डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल कॉस्ट. उसमें अगर आपको डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल में बहुत सारे लोग एग्जाम के अगले दिन पूछते हैं सर इसमें क्या क्या होगा, तो उसका एग्जाम्पल अभी से लिख दो. प्रोफेशनल फीस, नेक्स्ट लीगल कॉस्ट, वो सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा. क्लियर. अब टाइटल लगाओ दैट इज समथिंग बट एक्सचेंज ऑफ द इंटेंजिबल असेट. ये सब कुछ मैं क्यों इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये हर एक टॉपिक हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में किया है. एक्सचेंज ऑफ इंटेंजिबल असेट. क्लियर. तो वहाँ पे लिख देना इफ इंटेंजिबल असेट्स आर एक्सचेंज्ड, then it should be recorded at fair value of asset given, fair value of asset given or fair value of asset taken, whichever is more क्लियरली एविडेंट. क्लियर. जो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में कहता है वो सेम रूल यहाँ पे भी आपको फॉलो करना पड़ेगा. दूसरा टाइटल लगाओ दैट इज थिंग बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्लस 26 का कॉम्बो. मतलब ऐसा लिखो AS10 प्लस AS26. याद करो यहाँ पे वो लिखो होगा अगर स्टोरेज डिवाइस का प्राइस मटेरियल है तो दोनों को अलग अलग कैपिटलाइज करने का, पर अगर स्टोरेज डिवाइस का प्राइस अगर मटेरियल नहीं है तो पूरे पूरे को क्या कंसिडर कर लोगे, इंटेंजिबल असेट. क्लियर. तो वहाँ पे लिखो एन असेट में इनकॉर्पोरेट, एन असेट में इनकॉर्पोरेट both tangible and intangible elements. Clear. Next लिखो judgment is required judgment is required to assess as to which is predominant. predominant. क्लियर. एग्जाम्पल के तौर पे लिखो. फर्स्ट एग्जाम्पल लिखना टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन CD. Here value of CD is nominal. So whole amount is capitalized.
as an intangible asset. So whole amount is capitalized as an intangible asset. क्लियर? टैली वाला. एंड दूसरा कौन सा था? वो ERP वाला. दूसरा लिख दो. Some accounting software installed in hard disk, in special hard disk. वहां पे लिखना if the amount of hard disk is material, then hard disk should be recognized as tangible asset and accounting software is recognized as an intangible asset. क्लियर? सिंपल आपको पर्पस इतना समझ लेने का, अगर आपका दोनों चीज का प्राइस अगर मटेरियल है तो दोनों को अलग अलग कैपिटलाइज करने का, अगर मटेरियल नहीं है तो पूरे को क्या कंसिडर कर लोगे? इंटेंजिबल एसेट. इन एक लास्ट टॉपिक लिख दें, बाद में नया चालू करें. दैट इज समथिंग बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12. क्लियर? उसमें सबसे पहले लिखवा रहा हूं नॉन मॉनेटरी ग्रांट अगर कुछ भी मिले तो क्या करने का. क्लियर? तो उसमें लिखो नॉन मॉनेटरी ग्रांट फॉर इंटेंजिबल असेट. क्लियर? अगर कोई भी नॉन मॉनेटरी ग्रांट मिलता है तो हम उसको कौन से अमाउंट से रिकॉर्ड करते हैं? नॉमिनल अमाउंट से. तो उसके लिए एंट्री कर दो इंटेंजिबल असेट अकाउंट डेबिट, इंटेंजिबल असेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. एंड ब्रैकेट में लिख दो रिकॉर्डेड एट नॉमिनल अमाउंट. क्लियर? अगर कोई भी नॉन मॉनेटरी ग्रांट है तो हम उसको कौन से अमाउंट पर रिकॉर्ड करते हैं? नॉमिनल अमाउंट पर. आगे चेक करें, ये नॉन मॉनेटरी ग्रांट था. अब टाइटल लगा दो दैट इज नथिंग बट मॉनेटरी ग्रांट फॉर इंटेंजिबल असेट. क्लियर? अगर कोई भी मॉनेटरी ग्रांट है तो क्या करोगे? याद करो फ्रेंड्स, मॉनेटरी ग्रांट था तो आपके पास दो ऑप्शन थे. पहला ऑप्शन के आप क्या करो, आप असेट के वैल्यू में से रिड्यूस करो. तो आपको एंट्री करना पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटेंजिबल असेट अकाउंट, एंड ऑप्शन 2 अगर आपको असेट के वैल्यू में से रिड्यूस नहीं करना है तब डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में भी ट्रांसफर कर सकते हो. तब एंट्री कर दोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट. क्लियर? चलो एक बार फिर से बोल दो. What is the meaning of an asset? Asset means any resource which is owned or controlled by an enterprise as a result of a past event from which future economic benefit is expected. What is the meaning of an intangible asset? Intangible asset means any identifiable non-monetary asset without physical substance held for consumption in production of goods or rendering of services or rental to others.
जब मैं बोल रहा हूँ विच इज हेल्ड फॉर सेल, सॉरी विच इज आइडेंटिफाइबल मतलब व्हाट, विच मीन्स कैपेबल टू सेल, कैपेबल टू लेट आउट एंड कैपेबल टू एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी मतलब व्हाट अदर देन मॉनेटरी, एंड विदाउट फिजिकल सब्सटेंस मतलब व्हाट विच कैन नॉट बी सीन एंड विच कैन नॉट बी टच। उसके बाद मैं आपको याद करवाऊँ, जब मैंने बोला है आपको इंडेस सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कितनी जगह पे एप्लीकेबल नहीं, 4 जगह पे जहाँ पे एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है। फाइनेंशियल असेट है, मिनरल रिसोर्सेज एंड मिनरल राइट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज है, एंड अगर कोई भी इंटेंजिबल असेट आपका जनरेट हुआ है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, तो वहाँ पे आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। आप आपकी बुक में इंटेंजिबल असेट को रिकॉर्ड कब कर सकते हो, जब आपकी 2 कंडीशन फुलफिल हो जाए। पहला, उसका कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल होना चाहिए, आपको एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि उसमें से कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है। दोनों के बीच में एंड है, दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तो ही आप आपकी बुक में इंटेंजिबल असेट को रिकॉर्ड कर सकते हो। इंटेंजिबल असेट को परचेस करो तो परचेस प्राइस है, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है, या कोई भी आपका कोई भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है वो आप कैपिटलाइज कर सकते हो। जब भी इंटेंजिबल असेट को आप एक्सचेंज कर रहे हो तो सिंपल रूल था, फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन और टेकन विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट के हिसाब से आपको क्या कर देना पड़ेगा, कैपिटलाइज करना पड़ेगा। जब भी आपका AS10 एंड 26 का कॉम्बो है तो इतना ध्यान रखना, स्टोरेज डिवाइस का प्राइस अगर मटीरियल है तो पूरे को इंटेंजिबल असेट की तरह, अगर मटेरियल है तो 2 पार्ट करोगे, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल में, एंड अगर स्टोरेज डिवाइस का प्राइस अगर मटेरियल नहीं है तो पूरे को इंटेंजिबल असेट की तरह ही क्या कर दोगे, ट्रीट कर दोगे। सेकंड चीज मैं आपको ये भी क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जब भी आप इंटेंजिबल असेट के लिए अगर कोई भी ग्रांट मिले तो आपको सेम रूल जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में दिया था वो रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। डन फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंटिन्यू करो। अब 2-3 टॉपिक समझा दो आपको। सबसे फर्स्ट टॉपिक इज नथिंग बट मेरा आज का है, ये आपको लिखना नहीं है, सेल्फ जनरेटेड असेट। फ्रेंड्स, आप कभी भी सेल्फ जनरेटेड असेट बुक में रिकॉर्ड कर सकते हो, तो आंसर इज यस, एक्सेप्ट अगर आपने उसके लिए कोई खर्चा नहीं किया है तो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लाइक बेस्ट एग्जांपल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड है ना, उसके लिए मैंने कोई खर्चा नहीं किया तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। सेल्फ जनरेटेड एक टाइटल है, सेल्फ जनरेटेड ब्रांड है, सेल्फ जनरेटेड कॉपीराइट है, ये सब कुछ अगर सेल्फ जनरेटेड है जिसके लिए आपने कोई एक्सपेंस ही नहीं किया तो आप कभी भी उसको बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सर टाइटल एक एग्जांपल दो, आज तक इज एक टाइटल है, कंपनी कुछ अलग है, क्लियर। तो वो आज तक एक टाइटल है, लिविंग मीडिया ग्रुप का है, इंडिया टुडे ग्रुप का, क्लियर। ब्रांड, डेटॉल इज द बेस्ट एग्जांपल, डेटॉल एक ब्रांड है, डेटॉल एक कंपनी नहीं है, क्लियर। ये सब कुछ जो है ना वो सेल्फ जनरेटेड है, उसके लिए उन लोगों ने कोई खर्चा नहीं किया होगा। अच्छा, बेस्ट एग्जांपल इज अ कस्टमर लिस्ट। नौकार के पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का लिस्ट है, वो कस्टमर लिस्ट एक सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट है, हमने उसके लिए कोई खर्चा नहीं किया, हमने उसको परचेस नहीं किया। एक भी चीज के पीछे अगर आपका एक्सपेंस हुआ नहीं है तो ये बहुत सेल्फ जनरेटेड हो गया, एंड उसको आप आपकी बुक में कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। पर सुन लो, अगर गुडविल परचेस्ड है, ये सब चीज के लिए बॉस अगर आपने पेमेंट किया है, लाइक मैंने कॉपीराइट को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मैंने पेमेंट किया है, तो हर एक चीज आप आपकी बुक में रिकॉर्ड कर सकते हो। सिंपल समझना, सेल्फ जनरेटेड असेट आपकी बुक में तभी रिकॉर्ड कर सकते हो अगर उसके लिए आपने कुछ एक्सपेंस किया है, अगर उसके लिए आपने कोई भी एक्सपेंस किया नहीं है तब कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए याद करो, आपका फाउंडेशन में भी एक टॉपिक आ रहा था पार्टनरशिप अकाउंट्स, आपका इंटर में भी पार्टनरशिप अकाउंट्स आ रहा है, एंड उसमें क्या होता है, कोई भी पार्टनर, जब पार्टनर का एडमिशन हो, पार्टनर का रिटायरमेंट हो, पार्टनर का डेथ हो, तो हम यहाँ पे गुडविल हम कैलकुलेशन करते हैं। वो गुडविल हम हमारी बुक में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, वो गुडविल डायरेक्टली पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में करते हैं। हम क्या करते हैं याद है आपको, ओल्ड रेशियो में गुडविल को हम रेस करते थे, एंड कैन आई से हम न्यू रेशियो में गुडविल को क्या कर देते थे, राइट ऑफ कर देते थे। मतलब जस्ट गुडविल रिकॉर्ड करने के बाद, मतलब गुडविल का कैलकुलेशन करने के बाद वो गुडविल हमारे लिए सेल्फ जनरेटेड था ना, एंड अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो हम उसको कभी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। पर यस, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट हम डायरेक्टली एडजस्ट करते थे। याद करो, फर्स्ट एंट्री क्या करते थे, जब गुडविल रेस करो ना तब आप एंट्री करते थे गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पर गुडविल हम हमारी बैलेंस शीट में नहीं दिखाएगा, इसलिए क्या एंट्री कर देते थे, उसको राइट ऑफ कर देते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
to goodwill account. Reason, this goodwill is a self generated, and if it is a self generated तो हम हमारी बुक में कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते. क्लियर? सेल्फ जनरेटेड असेट रिकॉर्ड कर सकते हो अगर आपने उसके लिए कुछ खर्चा किया है, और अगर खर्चा नहीं किया है तो सिंपल आप आपकी बुक में एक भी रुपए का सेल्फ जनरेटेड असेट रिकॉर्ड नहीं कर सकते. एंड AS26 का आज का लास्ट टॉपिक एंड द मेन टॉपिक चालू कर रहा हूं, दैट इज नथिंग बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट. फ्रेंड्स, फॉर योर नॉलेज, जब हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तब मैंने बोला था ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ करता था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8. ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 निकल गया और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 को इन लोगों ने मर्ज कर दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के साथ. क्लियर? मतलब आज की तारीख में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 जैसा कुछ नहीं है. एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमको पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अकाउंटिंग समझा रहे. ध्यान से सुनना. 2 फेस है, एक फेस है रिसर्च एंड दूसरा फेस है दैट इज नथिंग बट डेवलपमेंट. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोल रहा है रिसर्च के पीछे का जो भी खर्चा करो वो चुपचाप P&L में डाल देने का. पर मैंने बोला ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेवलपमेंट. तो सिंपल मीनिंग, रिसर्च इज नथिंग बट गेनिंग ऑफ द नॉलेज, डेवलपमेंट इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज. रिपीट कर रहा हूं, रिसर्च इज नथिंग बट गेनिंग ऑफ द नॉलेज, डेवलपमेंट इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज. जब आपका रिसर्च फेज चल रहा है ना, तब आपको यही पता नहीं होता है कि इस पर्टिकुलर इंटेंजिबल असेट में से आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा. आज के लेक्चर में अगर आपने इंटेंजिबल असेट का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया आपने देखा है तो वो असेट के रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में मैं 2 चीज बोल रहा था. एक, इंटेंजिबल असेट का कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल होना चाहिए, एंड दूसरा, इंटेंजिबल असेट में से आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए. जिस टाइम पर हमारा रिसर्च चल रहा है तब हमको यही पता नहीं होता है कि इसमें से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा. और इसीलिए हमारा जो भी रिसर्च का खर्चा है वो चुपचाप हम ट्रांसफर कहां पे कर देते हैं? P&L में. डेवलपमेंट फेज के लिए जो भी खर्चा हुआ है उसको आप कैपिटलाइज कर सकते हो एज एन इंटेंजिबल असेट. रीजन, क्योंकि उसमें से अब आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है. जिसको जस्ट स्टडी पर्पस के लिए रेलेवेंट है उनको लिए सिंपल टॉपिक है कि रिसर्च का खर्चा P&L, डेवलपमेंट का खर्चा क्या कर दोगे? कैपिटलाइज. पर इन प्रैक्टिकल लाइफ कब आपका रिसर्च खत्म हो जाएगा ना, कब आपका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा ना, तब आपको पता ही नहीं चलेगा. पर मैं आपको बोल दूं, 4 कंडीशन अगर फुलफिल हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि हमारा डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो गया. फर्स्ट, मैनेजमेंट का अप्रूवल मिलना चाहिए. दूसरा, आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस अवेलेबल होना चाहिए. तीसरा, आपके पास ऑपरेशनल एंड टेक्निकल रिसोर्सेस अवेलेबल होना चाहिए. एंड फोर्थ, आपको कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड होना चाहिए. ये चारों 4 कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि यस, इस इंटेंजिबल असेट में से हमको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है, इन हमारा डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो गया. एक एग्जांपल दो, नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट की एक मोबाइल एप्लीकेशन हमने बनाया. जब बनाया ना, उसके पहले तो उसमें कहने से बहुत सारे रिसर्च किए होंगे, डिफरेंट एप्लीकेशन डेवलपर्स को इन्वाइट किया होगा, हर एक के सजेशन लिए होंगे. वो लोग कहने से फ्री में तो देने वाले नहीं थे, उन लोगों को कहने से हमने जो भी पेमेंट किया. पर जब पेमेंट कर रहे थे तब हमको पता नहीं था कि इसमें से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है. तब हमारा जस्ट रिसर्च चल रहा था. एक डेवलपर हमने फाइनल कर दिया, उन्होंने बोला कि ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन बनाने के लिए लेट्स से आपका 10 करोड़ रुपए का खर्चा होने वाला है. जब बोला 10 करोड़ का खर्चा, उसका काम खत्म हो गया. अब एक्चुअली एनडीए के पास से काम चालू हुआ. 10 करोड़ का सबसे फर्स्ट अप्रूवल किसका मिलना चाहिए? मैनेजमेंट. मैनेजमेंट रेडी है 10 करोड़ का खर्चा करने के लिए? आंसर इज यस. दूसरा स्टेप चेक करो, मैनेजमेंट तो रेडी है पर आपके पास एक्चुअली इतना फंड पड़ा है, आप उसको मैनेज कर पाओगे? यस, ये की भी कंडीशन फुलफिल होगा, ये भी होगा. देयर आर वेरियस इंस्टीट्यूशंस जहां पे मैनेजमेंट का अप्रूवल भी मिलता है, जहां पे आपके पास फंड भी अवेलेबल होता है. पर तीसरा, आपके पास ऑपरेशनल एंड टेक्निकल रिसोर्सेज अवेलेबल है.
आप जब बोल रहे हो आप एवरी लेवल के वीडियो लेक्चर्स आपको ऐप में डालने हैं, फर्स्ट आपका ऑपरेटिंग स्टाफ, आपकी फैकल्टीज वो शूट करने के लिए रेडी है। दूसरा टेक्निकल रिसोर्सेज, लाइक जो हमारा क्यूआर कोड स्कैनिंग है, आप कोई भी क्यूआर कोड स्कैन करो, वहां से आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो पर्टिकुलर वही क्वेश्चन ओपन होगा, वो आपका एक दिमाग का तुक्का था, पर एक्चुअली ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आंसर इज यस। तो हमारे वहां पे कहने से ऑपरेशनल एंड टेक्निकल रिसोर्सेज भी अवेलेबल था। फोर्थ, आपको एक्सपेक्टेड है कि इस पर्टिकुलर चीज में से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, तो यस ऑनलाइन का मीडियम है, पूरे लोग इस लेक्चर्स को परचेस करने वाले हैं, तो हमको एक्सपेक्टेड है कि इसमें से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है। ये चारों चार कंडीशन के बीच में एंड है, चारों चार कंडीशन अगर आपका फुलफिल हो रहा है तो ही आप बोल सकते हो कि आपका डेवलपमेंट का फेज स्टार्ट हो गया। एंड डेवलपमेंट फेज जब भी स्टार्ट हो जाए तो आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हो पूरा खर्चा। अब सुन लो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोल रहा है कि डेवलपमेंट फेज के पीछे जो भी आप कैपिटलाइज करो वो मैक्सिमम कितना करने का, तो आपको करने का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो जितना, आपको एस्टिमेट कर लेने का कि इस पर्टिकुलर मोबाइल ऐप में से मुझे इतना फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है। तो वो कहने से वो तो आज नहीं मिलने वाला है, वो तो फ्यूचर में मिलने वाला है। एंड अगर वो फ्यूचर में मिलने वाला है तो कहने से आपको उसका आज की कौन सी वैल्यू निकालना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू। उसके लिए मुझे आपको 2 मिनट सीए फाइनल में लेके जाना पड़ेगा। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 है जिसका नाम है इंपेयरमेंट ऑफ असेट, वो आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट आपको समझा रहा है। वो आपको ऐसा बोल रहा है जब भी आपकी बुक में कोई भी असेट की कैरिंग अमाउंट उसकी रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा होगा तो आपको इंपेयरमेंट लॉस प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये सेंटेंस को अगर मैं फॉर्मूला में कन्वर्ट करूं तो इंपेयरमेंट लॉस इज नथिंग बट कहने से हमारे लिए कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट हो जाएगा। जस्ट आपको बेसिक समझाओ, ये रिकवरेबल अमाउंट दो चीज में मिल सकता है। एक असेट को यूज करोगे तो कहने से असेट आपको कुछ कमा के देगा, मतलब उसका जो भी कमा के देगा वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो निकाल दो, या असेट को आज सेल कर दो तो उसमें से नेट सेलिंग प्राइस निकाल दो, विच एवर इज जो हायर होगा ना वो आपके लिए क्या होगा, असेट का रिकवरेबल अमाउंट होगा। और ये रिकवरेबल अमाउंट का वर्ड मैंने आपको ऑलरेडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में बोला था कि असेट का मैक्सिमम रिवैल्यूएशन है ना वो उसकी रिकवरेबल अमाउंट तक ही कर सकते हो। ये रिकवरेबल अमाउंट एक मैक्सिमम वैल्यू है असेट का, बैलेंस शीट में असेट की वैल्यू कभी भी ये रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड रिकवरेबल अमाउंट में एक चीज लिखा था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो ये रिसर्च या डेवलपमेंट है, रिसर्च फेज के पीछे आपने 5 करोड़ का खर्चा किया, अगर वो रिसर्च है तो चुपचाप डाल दो पीएनएल में। डेवलपमेंट के पीछे मान लो आपने 10 करोड़ का खर्चा किया, पर ये 10 करोड़ के खर्चे के सामने दिस इज योर एक्सपेंस, आपको लग रहा है कि आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर कैश फ्लो है ना वो जस्ट 8 करोड़ है, तो आप जो कैपिटलाइज करोगे ना वो जस्ट 8 करोड़ ही करोगे एंड बाकी के 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दोगे पीएनएल में। रीजन बोलूं, अगर मैं पूरे 10 करोड़ कैपिटलाइज करता तो कहने से दिस इज माई कैरिंग अमाउंट, पर एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो तो कहने से जस्ट 8 करोड़ आ रहा है, तो कहने से दिस इज माई रिकवरेबल अमाउंट। तो मैं ऐसा बोलता ये 2 करोड़ रुपए का मेरा इंपेयरमेंट लॉस आता एंड वो इंपेयरमेंट लॉस आप डेबिट कहां पे करते हैं, पीएनएल में। इसीलिए एक रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कि आपकी बुक में कभी भी वो डेवलपमेंट का खर्चा जो कैपिटलाइज करो वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर इंटरमीडिएट पर्पस ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 की स्टोरी आपके लिए काम का नहीं है। आपको इतना ध्यान रखने का, रिसर्च का खर्चा पीएनएल एंड डेवलपमेंट का खर्चा कैपिटलाइज। डेवलपमेंट तभी स्टार्ट हो सकता है, 4 कंडीशन मैंने बोल दिया, मैनेजमेंट का अप्रूवल मिलना चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए, ऑपरेशनल एंड टेक्निकल रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए, एंड इनटेंजिबल असेट में से आपको कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड होना चाहिए। क्लियर? चलो अब मेरे दिमाग में बहुत सारा सिचुएशन है। ये रिसर्च है, डेवलपमेंट है, आपको थोड़ी इमोशनल करेंगे। रिसर्च के पीछे 500 करोड़ का खर्चा किया, डेवलपमेंट के पीछे 100 करोड़ का खर्चा किया एंड आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो कुछ मैं दे देता हूँ। देखो बहुत लोग यहाँ पे इमोशनल क्या हो जाता है कि सर रिसर्च तो 500 है, डेवलपमेंट से बहुत ज्यादा है, इतना सारा अगर करंट ईयर के पीएनएल में डाल देंगे तो करंट ईयर के पीएनएल की बैंड बच जाएगी। सोचने का नहीं, रिसर्च है मेरा चुपचाप पीएनएल। डेवलपमेंट के पीछे 100 करोड़ का खर्चा था एंड आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो भी हमने कैलकुलेट किया 100 करोड़, तो पूरे 100 करोड़ रुपए आप क्या कर सकते हो, कैपिटलाइज्ड कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। दूसरा,
रिसर्च के पीछे आपका 500 करोड़ का खर्चा था, आपका डेवलपमेंट के पीछे 100 करोड़ का खर्चा था, पर आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो 80 करोड़ था। तो रिसर्च तो पूरे पूरा पीएनएल, 100 करोड़ में से जस्ट कहना ही से आप 80 करोड़ क्या कर सकते हो, कैपिटलाइज्ड कर सकते हो। बाकी के ये जो 20 करोड़ आए ना, वो 20 करोड़ आपको ट्रांसफर कहाँ पे कर देने का, पीएनएल में। सर ऐसा भी हो सकता है ना कि ये 500 करोड़ है, इसमें कहना ही से ये पीएनएल में जाएगा, ये 100 करोड़ है, पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो 105 करोड़ है, तो ऑब्वियसली यार 100 करोड़ ही आप कैपिटलाइज कर सकते हो। तो बहुत लोगों जो अच्छी तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पढ़ के बैठे हैं, उसका दिमाग चलना चाहिए। सर एक काम करो, 5 करोड़ का रिवैल्यूएशन करो। आंसर इज नो। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाऊंगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोल रहा है इंटेंजिबल असेट ऑलवेज कॉस्ट पर ही दिखाना है, इंटेंजिबल असेट का कभी भी रिवैल्यूएशन नहीं कर सकते। क्लियर फ्रेंड्स, मैंने आपको दो चीज सिखाया है, एक सेल्फ जनरेटेड असेट एंड एक आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो दोनों चीज हम पहले लिख दें। चलो फ्रेंड्स, टाइटल लगाओ, दैट इज नथिंग बट सेल्फ जनरेटेड असेट। एंड वहां पे लिखो गुडविल, नेक्स्ट लिखना टाइटल, ब्रैकेट में आपको रेफरेंस के लिए लिखना तो लिख सकते हो आज तक। नेक्स्ट लिखना ब्रांड, ब्रैकेट में लिख सकते हो डेटोल। नेक्स्ट लिखना कॉपीराइट, ब्रैकेट में लिखना आगम पब्लिशर्स। नेक्स्ट लिखना कस्टमर लिस्ट, आर सेल्फ जनरेटेड असेट, it will not be recognized in books of accounts. It will not be recognized in books of accounts. Most important, if any cost is incurred, for development of above assets, then it can be recognized. Clear? Next, that is nothing but research and development, and most important topic है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछेंगे। टाइटल लगा दो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्लियर? उसमें टाइटल लगाना दैट इज नथिंग बट रिसर्च फेज। लिखना रिसर्च मीन्स phase during which knowledge is gained through planned methods, through planned methods. Next लिखना the expenses of the research
phase is always charged to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। क्लियर? आपका रिसर्च का जो भी खर्चा है वो ऑलवेज चार्ज कहाँ पे कर देना है, आपको पीएनएल में चार्ज कर देना है। दूसरा टाइटल लगा देना, दैट इज नथिंग बट डेवलपमेंट फेस। एंड वहां पे लिखना डेवलपमेंट इज application of the knowledge। If following all conditions are satisfied, if following all conditions are satisfied, then it is considered as development phase। Then it is considered as development phase। क्लियर? वो चारों चार आपको कंडीशन लिखवा दूं। फर्स्ट लिखना मैनेजमेंट हैज approved its development, मतलब पहले कंडीशन मैनेजमेंट का आपका अप्रूवल मिल जाना चाहिए। सेकेंड लिखना दैट इज नथिंग बट फाइनेंशियल रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल। तीसरा लिखना टेक्निकल फिजिबिलिटी should be established, and the fourth लिखना market exist फॉर इंटेंजिबल असेट। मतलब सिंपल आपको उसमें से कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड होना चाहिए। क्लियर? एंड द नेक्स्ट लिखना द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन डेवलपमेंट फेज should be capitalized। should be capitalized। पर क्लियर? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर कैश फ्लो। डन? बस तो आज यहाँ तक ही रखते हैं, पर मैं आपको अभी तक का सब कुछ एक बार रिवाइज करवा दूँ। फ्रेंड्स AS26 नाम था इंटेंजिबल असेट, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंजिबल असेट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन असेट? Asset means any resource which is owned or controlled by an enterprise as a result of a past event from which future economic benefit is expected। What is the meaning of an intangible asset? Intangible asset means any identifiable non-monetary asset without physical substance held for consumption in production of goods or rendering of services or rental to others। जिस मोमेंट पे मैं बोल रहा हूँ आइडेंटिफाइबल विच मीन्स कैपेबल टू सेल, कैपेबल टू लेट आउट, कैपेबल टू एक्सचेंज। जब मैंने बोला नॉन मॉनेटरी मतलब अदर देन मॉनेटरी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मॉनेटरी? वो आपको AS11 में दिया था। एनी असेट और लायबिलिटी अमाउंट इज फिक्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। जब मैं बोल रहा हूँ विदाउट फिजिकल सब्सटेंस मतलब व्हाट विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच। चार जगह पे
AS 26 एप्लीकेबल नहीं था। फर्स्ट, अगर कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसमें मैंने 4 और एग्जांपल दिए थे। अगर कोई भी इंटेंजिबल असेट हेल्ड फॉर सेल है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 अप्लाई करना पड़ेगा। डेफर्ड टैक्स असेट है तो AS 22 अप्लाई करना पड़ेगा। गुडविल आपका अमालगमेशन के टाइम जनरेट हो रहा है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 लगेगा। गुडविल अगर कंसोलिडेशन के टाइम लग रहा है तो आपका AS 21 होगा। दूसरा था फाइनेंशियल असेट्स पर आपका AS 26 एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरा था अगर आपका कोई भी मिनरल रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज है तो वहां पे भी आपका AS 26 एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। एंड अगर कोई भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है विथ पॉलिसी होल्डर फॉर इंश्योरेंस कंपनीज तो वहां पे भी आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अप्लाई नहीं होगा। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया याद करो तो आप आपके बुक में इंटेंजिबल असेट तभी रिकॉर्ड कर सकते हो अगर उसमें से आपको कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड है एंड दूसरा उसका कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल है। दोनों के बीच में एंड था, दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो जाए तो ये आपको रिकॉर्ड करने का। इंटेंजिबल असेट जब भी परचेस करो तो परचेस प्राइस है, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, वो सब कुछ आप कैपिटलाइज कर सकते हो। इंटेंजिबल असेट को जब भी आप एक्सचेंज करो तो सिंपल रूल था, अगर कोई भी इंटेंजिबल असेट को आप एक्सचेंज करो तो आपको आपकी बुक में इंटेंजिबल असेट कौन सी प्राइस है रिकॉर्ड करने का। फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन और फेयर वैल्यू ऑफ असेट टेकन विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। जब भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एंड 26 का कॉम्बो है तो आपको ये ध्यान रखने का, स्टोरेज डिवाइस का प्राइस अगर मटेरियल है तो दोनों को अलग अलग कैपिटलाइज करने का। लाइक बेस्ट एग्जांपल हमने वो टेली का वो ERP का सॉफ्टवेयर था हार्ड डिस्क में इंस्टॉल किया था तो दोनों को अलग अलग कैपिटलाइज करोगे। पर अगर स्टोरेज डिवाइस का प्राइस अगर मटेरियल नहीं है तो पूरे पूरे को इंटेंजिबल असेट आप ट्रेड कर सकते हो। इंटेंजिबल असेट के लिए कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट मिले तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल असेट बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, पर हाँ अगर आपने उसके लिए खर्चा किया है तो आप उसको आपकी बुक में रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद मैंने आपको समझा था रिसर्च एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिसर्च? रिसर्च इज नथिंग बट गेनिंग ऑफ द नॉलेज, डेवलपमेंट इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज। रिसर्च फेज के लिए जो भी खर्चा करो वो सब कुछ आप क्या कर सकते हो, PNL में ट्रांसफर कर दोगे, पर डेवलपमेंट के लिए जो भी खर्चा करो वो सब कुछ आप क्या कर सकते हो, कैपिटलाइज कर सकते हो। क्लियर? अच्छा, सब डेवलपमेंट फेज स्टार्ट कब होगा? जब 4 कंडीशन फुलफिल हो जाए। पहला कंडीशन, एक तो आपको क्या होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, सिंपल था, मैनेजमेंट का अप्रूवल मिलना चाहिए। सेकंड, फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए। थर्ड, ऑपरेशनल एंड टेक्निकल रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए। एंड फोर्थ, इंटेंजिबल असेट में से आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए। पर मैक्सिमम कैपिटलाइज कितना करोगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो। रीजन उनसे ज्यादा कुछ होगा तो आपका इंपेयरमेंट आएगा। क्लियर? बस आज का लेक्चर यहाँ तक ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।